अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया के बादशाह हिज एक्सीलेंसी किंग चार्ल्स III। थैंक यू फरीद, तुमने मुझे बुलाया है और मैं भी दौड़ा चला आया हूँ ग्रेट सर। क्योंकि तुमने पहली दफ़ा मुझे दावत दी है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं भी ज़रा जाके देखूँ कि मलका एलिज़ाबेथ आई मीन माई मदर जब यहाँ आया करती थी तो कैसा महसूस करती थी। वाह। मगर प्लीज़ मुझे ये बता दो कि यहाँ पे कोई कपटी औरत तो नहीं बैठी हुई? डोंट वरी किंग चार्ल्स, ये बड़ियां अच्छियां कुड़ियां ने। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੜੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। और ये कड़ी क्या होती है? ਉਹ ਜੀ ਕੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕਸਟਰਡ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यानी जिस कस्टर्ड दा बेड़ा गर्क हो जावे ओनू कड़ी कहंदे ने। किंग चार्ल्स, आपके साथ सर ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होगा जो कुछ भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ओ ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था सर? दरअसल किंग चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक आजाद सेनेटर लिडिया थॉर्प ने इन पर चीखो पुकार शुरू कर दी, चीखना शुरू कर दिया। आप भी जरा ये वीडियो देखें। प्लीज डोंट शो मी दिस वीडियो। बंद करो इसे। और मैं तो बहुत सख्त डर गया हुआ हूँ। मैं हैरान हूं कि इस औरत को मुझ पे कौन सा गुस्सा था। मैं याद कर रहा था कि कोई मेरा ख्याल है मलका एलिज़ाबेथ ने आई मीन माई मदर उन्होंने शायद इससे मेरा रिश्ता मांगा हो और उसके बाद खुद ही इनकार कर दिया हो और ये औरत उस वक्त से रवेंजफुल होकर फिर रही हो। बल्कि मैं ये भी सोचता रहा कि ये शायद हमारी किसी वक्त में हमसाई रही हो और हमारे घर से अचार लेने आई हो और माँ जी ने ना दिया और इसे गुस्सा चढ़ गया हो। बल्कि मैं ये भी याद करता रहा कि किधरे माँ जी ने यदि कमेटी ते नहीं खा ली। वो देखें गार्ड उसको बाहर तक छोड़ के आया और वो बाहर तक बोलती रही है। मैंने तो बाद में उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बड़ी सुनाई। मैंने कहा तुम उसे बाहर छोड़ने जा रहे हो, तुमसे वो चुप ही नहीं हो रही। तुम एक औरत नहीं चुप करा सके तो घर में बीवी के साथ कैसे गुजारा करते हो? आगे से कहता है किंग चार्ल्स, मैं भी उसी तरह बीवी से घर में बेइज्जत होता हूँ जिस तरह आप इससे हुए हैं। सर आप फिक्र ना करें, ये औरत मुझे लगती ऐसी है। आप पता करा लें, इसकी बरादरी ने भी इससे बाइकाट किया होगा। मुझे कहती है कि तुम बादशाह नहीं हो। मैं कहो बादशाह नहीं तो मैं क्या दो से कमियार का मुंडा हूं? या मैं इस हाल के अंदर पखे तेज करने के लिए आया हुआ हूं? मुझे बादशाह के तौर पे बुलाया, मैंने 2-3 कस्में भी उठा के बताया है, फिर भी नहीं मान रही थी। मैंने तो इसे कहा है कि वो जो मैंने हलफ उठाया था बादशाहत का, वो वाली वीडियो इसको दिखाओ जरा, इसके कान खड़े हो। तो सर ऑस्ट्रेलिया में करते ही ऐसा है। मुझे तो वो वाकया याद आ गया जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर डेनिस लीली ने जावेद मियांदाद साहब को ठुड्डा मारा था। ऊपर से कहती है हमारी सरजमीन वापस करो। अच्छे भले बादशाह को देखें, कब्जा ग्रुप का कान टूटा बना दिया है। जी सर, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत से भी कहा है कि पता कराएं यहाँ किसी ने चार्ल्स टाउन के नाम से स्कीम ना शुरू की हो। ये क्या बात हुई? वो फरीद साहब, हमारा इंग्लैंड LDA से पास शुदा है। LDA क्या मतलब सर? वो जी लंदन डेवलपमेंट अथॉरिटी। फरीद साहब, हमने आज तक हमेशा लीगल काम किया है, इलीगल काम हम नहीं करते। हमारा रिकॉर्ड देख लें, हमारी सारी फैमिली में कभी भी किसी ने 3 मरले के प्लाट पे भी कब्जा नहीं किया। खैर, कब्जे तो सर आपने बड़ी बड़ी दूर जाके किए हैं। फरीद, वो पुरानी बात है, उस वक्त हम अनपढ़ होते थे। पूरे इंग्लैंड में किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। बहरहाल सर, छोड़ें इन पुरानी बातों को। हम भी यही कहेंगे कि उस ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जी हाली तो तुसी पूरी वीडियो नहीं देखी। मैं तो बाहर जाके औरत नूं समझांदा रहा कि ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ।
ਇਹ ਹੈਰੀ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ बस भी कर की करने पिया ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਯੂਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈਏ ਕਈ ਓਏ ਓਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ बस कर दे ये वाली गल तू अद्धे इंग्लैंड नु दस बैठा है किंग चार्ल्स आपके काम भी तो ऐसे हैं ना, खुद ब खुद मशहूरी हो रही है। अब वो देखे ना वाकया फूलों के शो की इफ्तिताही तकरीब में यानी कैंची आपसे ना चल सकी। और मगर तुमने वो वीडियो देखी है? जी कैंची तो देखो कौन सी मुझे पकड़ा दी है ये देखे ना जरा फीता काटने के लिए मुझे पौधे काटने वाली कैंची पकड़ा दी ऊपर से उसे तेज भी नहीं किया हुआ ये तो ऐसे ही है कि आप जाके पंचर वाले से कहें कि ट्रैक्टर का टायर मेरे रक्शे को लगा दो या आप शुएब अख्तर को फुटबॉल पकड़ा के कहें कि चलो बॉलिंग कराओ ओ यार पौधे काटने वाली कैंची तुम बादशाह को पकड़ा रहे हो, मैं बादशाहों को हाइड पार्क का माली नहीं हूं शुक्र है बादशाह सलामत को मैंने मना कर दिया था वरना ये तो कैंची फेंक के दांतों से फीता काटने लगे थे दांतों से इफ्तिताही फीता। और दरअसल मुझे बचपन से आदत है मैं वो कैचअप वाले साशे को दांतों से घोलता था और सिर्फ कैच भी नहीं जी ये तो दंदा ना बोतल भी खोल होंगे ने तुम बाद आ जाओ मैं तुम्हें बता दूं अम्मी हजूर का ये खसूसी गार्ड है उन्होंने इसको मेरे साथ लगाया था यह मुंडा मेरा बोंगियां ना मारे दा ध्यान रखी अच्छा ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ शुरू कर देती है दरअसल फरीद ये मेरी नरम मिजाजी का भी फायदा उठाते हैं अच्छा ये जो आपने मेरी फीता काटने वाली मजाहिया वीडियो देखी है उसमें इनकी भी शरारत शामिल है अच्छा मैं जब भी फीता काटने लगता था ये फीता ढिला छोड़ देते थे एक्सीलेंसी मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी आपकी हार्ड लक भी चल रही है, अच्छा खासा सीधा काम भी उल्टा पड़ जाता है। अब देखिए ना वो जो आपकी तस्वीर वाला 1 पाउंड का सिक्का जारी हुआ है उसमें बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है, ये भी अच्छा खासा डिस्कस हो रहा है। अरे ये सिक्के के ऊपर मेरे साथ साथ मक्खी की तस्वीर भी इनकी मुखबरी पे लगाई गई है क्योंकि मैं जब छोटा होता था तो ये गार्ड मुझ पे ड्यूटी देते थे कि मैं कहीं इधर उधर ना हो जाऊं मैंने इनसे आंख चुरा के तो खिसकना होता था मैं फिर किसी शहद की मक्खी के छत्ते को वटा मार देता था वो मक्खियां इन गार्डों के पीछे लग जाती थी ये सारे दौड़ दौड़ जाते थे तो मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ खिसक जाता था मेरे ते ही जुल्म कीता तुसी मेरे ते ही जुल्म कीता है ਮੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਲੜਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 365 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਵਾਵੇ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ वो स्यापा भी आप लोगों की वजह से पड़ा है ना मुराद 3-3 4-4 बोतलां पीतियां जे इन्होंने उस दावत च ओदे अगों भी बोतल चुक के मेज थल्ले रख ओदे अगों भी चुक के मेज थल्ले रख ओदे अगों भी चुक के मेज थल्ले रख जिंदगी च कदी बोतल नहीं सी पीती तुसी ਸਰ ਜੀ ਈਦ ਦੇ ਈਦ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ फरीद साहब जब गाजर के हलवे का डोंगा उन्होंने ला कर टेबल पे रखा है
ये पीछे खड़ा था, दौड़ के आया, आके इसने डोंगा उठाया और उसके ऊपर से सारे मेवे उठा के खा लिए। 3 दफा मैंने हलवा लिया, 1 दफा भी उसमें मेवा नहीं आया। हलवे की सारी डेकोरेशन ही उठा के ले गया, मैंने सादा हलवा खाया है। अब तो मैंने सोच लिया कि किसी भी मगरबी मुल्क की दावत पे इनको नहीं साथ लेके जाऊं। इत्थे पाकिस्तान ले आवांगा जो मियां मनशे दी दावत ते आवांगा, क्योंकि इत्थे भी खान वाले नार गए हुंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੂਈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਖੋਈ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਬੂਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर इसके मुंह से लगता तो नहीं है कि इतने शौक से खाता है। ਓਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਨਾਨ ਦਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ 4000 ਮੇਰਾ ਖਾ ਗਿਆ। यार मैं कूड़ ना मार 3 तड़े हो गए ने, मैं रोटी नहीं खाधी। मैं तो सोच रहा आज मैनू रोटी ना मिली, मैं अपना टोप ही खा जाना है। फजूल बात ना करो, 3 दिहाड़े हो गए ने मैं रोटी नहीं खाधी। मुझे तो शाही महल के तोते भी शिकायत करते हैं कि साहब जी ये वाला गार्ड हमारे आगे से सूरजमुखी के बीज भी उठा के खा जाता है। ठीक हो जाओ वरना मैंने तुम्हें महल से निकाल देना है। एक्सीलेंसी, हमने सुना है कि आपने अपने भाई को भी विंडसर पैलेस खाली करने का हुक्म दे दिया है। देखो फरीद, बेशक सगा भाई हो या सगा बेटा हो, घर में जो वेला बैठा होता है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। सही। इस अपने भाई को मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि घर खाली कर दो, ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। मिन्नतें की हैं और कुछ नहीं तो ऑनलाइन ही कोई बिजनेस शुरू कर दो। और यार सुबह सुबह जाके मुर्ग चने का नाश्ता ही लगा लिया करो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਰਗ ਚਨੇ। हाँ जी, जहर पाके। मेरा मतलब है कि 10-11 बजे नाश्ता बेच के घर आके वेला ऐश कर। ये भी कहा कि यार और कुछ नहीं तो खराब एलईडी बल्ब ठीक करने ही सीख लो। वो भी बंदा घर बैठ के कर सकता है। उल्टा सुबह सुबह मुझे कह देता है कि मुझे थोड़ा सा इजी लोड तो करा दे। और मैंने कहा रोजाना तुम इजी लोड ऐसे मांग लेते हो जैसे सारी लोया मार्केट के साथ तुम्हारा राब्ता होता है। तो सर, शहजादा एंड्रयू ने आपसे नहीं कहा कि आप खुद भी कुछ नहीं करते? तो नहीं कुछ करता, बादशाह ते लगा आवा और की करा उन्हें। इंग्लैंड की सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ। ओ सर, बादशाह तो हैं मगर करते क्या है? बादशाह कहते ही उन्होंने जेड़ा कुछ ना करे। वाह वाह क्या बात है। ये भुट्टो ऐसे बाई द वे मैं कोई वेला नहीं बैठा होता, रोजाना किसी ना किसी सरबराह से मिलता हूँ या किसी ना किसी इफ्तिताही तकरीब पे जाके फीता काटता हूँ। और आपने वीडियो में देख ही लिया कि फीता काटना कितना मुश्किल होता है। जे कैंची चल जाए तो सत्ते खैरा ने, जे कैंची ना चले तो फिर वीडियो चल जाती। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मैजिक मौलाना साहब, मैजिक। मैजिक नहीं बोलो, मैजिक खराब है। मौलाना साहब, आज तो माशाल्लाह बड़े मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी, जूती भी उतारी हुई है, पूरा स्विमिंग पूल वाला सीन बनाया हुआ है। इस तरह बंदा पैर डबो के साथ आम नहीं ठंडे किते होंगे। जी जी। देखो बात यह है कि जब आदमी मुतमईन हो जाता है, हाँ जब काम खत्म हो जाता है, हाँ।
वो जो चक चक पड़ी होती है वो बंद हो जाती है, तो फिर आराम से बैठो यार, बस ठीक है, इसी तरह ही है ये जिंदगी। और सुनाओ, तुम लोग ठीक ठाक हो? हम तो ठीक ठाक है मौलाना साहब, मगर आप सबकी आंख का तारा बन गए हैं। देखो, सिर्फ मैं नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को मुबारकबाद। हमने आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल नहीं बनने दिया, और आईनी तरमीम में वो तमाम तरामीम शामिल कराई है जो हम समझते थे कि बहुत ज़रूरी है। आप यूँ समझ लीजिए कि हुकूमत हमारे पास अनसिला कपड़ा लेके आई थी, वो भी तोड़ा। सूट के पैमाइश का साइज बड़ा था और कपड़ा तोड़ा था। हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से ना सिर्फ उस कपड़े से पूरा सूट सिया है, बल्कि साथ उबाया भी बना के दिखाया। मैजिक मौलाना साहब, मैजिक। मैजिक नहीं बोलो, मैजिक हराम है। इसकी यूं मिसाल ले ले कि कोई हमारे पास आया कि ये लीजिए कागज, इसके साथ ईद मुबारक वाले नोट छाप दे। हमने उसी कागज से असली और वो भी 5-5 हजार के नोट छाप के दिखा दिए। क्या बात है जी भुट्टो। उनका भी अच्छा साथ रहा है। अगर आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो ने ये एतराफ किया है कि मौलाना से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बिल्कुल। मगर मौलाना, बात ये कि पहले आप आईनी तरमीम के खिलाफ थे, फिर उसके बाद आपने हथियार डाल दिए। आपने क्या अच्छी अनपढ़ सोच की तर्जुमानी की है। क्या बात कर रहे हैं मौलाना? भाई, जिन बंदों को ये भी नहीं पता कि आइन अलिफ मद आ से होता है या ऐन अलिफ आ से होता है, वो भी बढ़ बढ़ के तबसरे कर रहे हैं। ये तो वही हाल है कि बैठे बैठे कभी चुबुर्जी वाले जहाज में भी नहीं है और तबसरे कर रहे हैं अमेरिका के हवाई सफर के। देखो, बात ये है मेरे भाई, आपको आइन बाइन शाइन और आए बाएं शाएं का फर्क पता होना चाहिए। हमने आए बाएं शाएं को नून का नुक्ता फराहम किया है, और यही नुक्ता था जिससे हुकूमत फरार हासिल करना चाहती थी। लेकिन वह खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और इन तमाम लोगों की काविशों को। जैसे हाकी में नहीं, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से असल सरदार, असल सरदार से फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह, और ये गोल हो गया। वैसे ही इन सब ने एक दूसरे को पास देकर और एक दूसरे को पास बोला कर गोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह अब हम सब ने भी एक दूसरे को पास देकर और एक दूसरे को पास बुलाकर गोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि यूं कहिए कि मामला गोल होने से बचा लिया। लेकिन मौलाना, तहरीक इंसाफ तो इस तरमीम से मुतमईन नहीं है। और यार, तहरीक इंसाफ तो अपने आप से भी मुतमईन नहीं है। उनकी तो आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। वो सारे सिर्फ मुतमईन है वो अपने आप से, और वो किसी से मुतमईन नहीं, या फिर जिससे वो मुतमईन है वो उनके पास नहीं है। देखे, ये तो तहरीक इंसाफ जो है ना, इसके हाथी वाले दांत है। अच्छा। वो जो कहते हैं ना, दिखाने के और खाने के और। जी जी। देखे, मसला शख्सियत से था। एक जज से हुक्मरान पार्टी और दूसरे से हस्ब इख्तलाफ घबराती थी। और हमने क्या किया? पूछो क्या किया? पूछो जी, पूछो की कीता जी, की नहीं, कीता? एक पूछे, सारे ना पूछो। एक आदमी पूछे, किसने पूछना बताओ? मैं सर। मैं आप पूछ लो। क्या किया? देखिए, हमने काले साहब के दांत तोड़ दिए।
उसका जहर भी निकाल दिया और इस पर पीटीआई ने भी इत्तफाक किया है। वाह। लेकिन मौलाना साहब काला सांप है कौन? देखे जब उसके दांत ही निकल गए, जहर ही निकल गया, तो फिर उस कैचवे का क्या जिक्र करना। अलबत्ता अगर आपको सांप के रंग पे कोई एतराज है तो आप डार्क ब्राउन कह लें। असल में मौलाना साहब उसे रंग की फिक्र पड़ गई थी, कहीं कोई बरादरी फैलो ना निकल आए। देखिए हमने तो ऑप्शन दे दिया कि डार्क ब्राउन कर लो भाई। बाज लोग तो रंग के मामले में इतने कॉशियस होते हैं जी जी। कि वो रिंग रोड को भी रंग रोड कह रहे हो। अच्छा मौलाना साहब, आप एक सहाफी के सवाल पर बरहम हो गए जब उसने आपसे यह पूछा कि आपने पीटीआई छोड़ दी है या फिर वो बानी पीटीआई पर जुमला कसने के हवाले से बात हुई। देखें बात ये है मेरे भाई कि आप अपने जुमले से नतीजा निकाल ले। सहाफी का काम जुमले कसना नहीं होता। जी। जो जुमले कसने वाले होते हैं वही बवक्त ज़रूरत तस्मे कस के निकल जाते हैं। हम तो सिर्फ कमर कसने वाले सहाफी को सहाफी मानते हैं। मौलाना साहब आपने मियां नवाज शरीफ साहब के शेर में भी गलती निकाल दी। देखिए ये गलती नहीं होती, हर आदमी का अपना अपना जौक है और मैं समझता हूँ कि हर अदबी जौक वाला बंदा बेवजन शेर को फौरन पकड़ लेता है। आपके लिए खास तौर पे एक और मिसाल पेश करता हूँ। जैसे हर तगड़े मैदे वाला बंदा पके हुए चावलों में से भी रोड पकड़ लेता है। इसी तरह हर अदबी जौक वाला बंदा जब बेवजन शेर पड़ा जाए तो उसे पकड़ लेता है। वैसे माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब अदबी आदमी है, शेर वेर पढ़ते हैं, उनको शौक है। जी जी। और हमें भी अच्छा शेर सुनने का शौक है। जी हाँ, मियाँ साहब अक्सर शेर पढ़ते हैं। हाँ शेर तो पढ़ते हैं मगर चूंकि मियाँ साहब माशाल्लाह अंदरून लाहौर के रहने वाले आदमी है, इसलिए मेरा ख्याल है उनको आदत है कि चनों के साथ थोड़ा रायता भी शामिल कर लिया जाए। इसलिए उनका शेर तो अच्छा था लेकिन जहर पीने का तरीका गलत था। लिहाजा हमने सलाह कर दी कि जहर भी देते हैं तो पीना होगा नहीं, बल्कि जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। वाह वाह। मौलाना साहब इस शेर में ना मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा दुख छुपा हुआ है। हाँ। और ये बात आपकी ठीक है, उनके दिल में बहुत से दुख है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बड़ा पल है कि वो उन दुखों को दबा के तो आगे चलने वाले आदमी है। वाह। तो इस वक्त भी आगे चलने की जरूरत है। जी आइन में तरमीम बड़ी अच्छी हो गई है। जी हाँ। ये चीफ जस्टिस साहब का इंतखाब भी बड़ा अच्छा हो गया है, वो सबने मिलकर किया है। जी हाँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया वालों को भी और तमाम सियासी पार्टियों को भी अब आगे चलने की जरूरत है। बिल्कुल। मौलाना साहब पीटीआई को भी साथ लेके चलेंगे। वो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं, हम तो उनको बारहा कह चुके हैं कि भाई आगे बढ़े, हमारे साथ चले। हाँ। मगर वो जिस तरह जिद्दी बच्चा नहीं करता, जी जी। माँ के साथ जाते जाते एकदम हाथ चुड़ा के सड़क पे गिर के शुरू हो जाता है। अब उनको यही कहना चाहते हैं कि भाई अब सड़क के ऊपर रेडियां रगड़ के तो उनको जख्मी करना छोड़ दे, अपने आप को भी समझाए और बानी पीटीआई को भी समझाए, हमारे साथ मिल के चले और मुल्क को आगे लेके जाना है। जी हाँ। ये मुल्क है, कोई तूड़ी वाली गाड़ी थोड़ी है जो चलाने वाला ऊपर सो भी जाए तो वो चलती रहती है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। खवातीन जब फारिग बैठी होती हैं तो कोई ना कोई काम तो वो करती रहती हैं। जी जी, फारग नहीं बैठती, कोई काम ना हो तो चुगलियां करती हैं। अच्छा जी, वो खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी कि कसूर के नवाही इलाके में 2 खवातीन टीचर्स को इसलिए मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि वो स्कूल की टाइमिंग में खेतों से सरसों का साग तोड़ने गई थी और इस जुर्म की पादाश में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन 2 टीचर्स की नुमाइंदगी करने के लिए आज हमारे साथ बैठी हैं किरण और मीरब। तो ये बताएंगी कि ये हुआ क्या सब मामला। 1 मिनट सर, मैं जरा गुजारिश करनी चाहता हूँ। जी मजीद साहब।
क्योंकि ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जी जी और इनको मुअत्तल किया गया है। जी और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह के फजल से मास्टर मजीद हमेशा टीचर्स की नुमाइंदगी के लिए हाजिर होता रहता जी है। जी आपने हमेशा आवाज बुलंद की। मगर मजीद साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब आपके साथ होते थे, आज ये सब यहाँ बैठे हैं, क्यों? हम गलत बात में किसी का साथ नहीं देते। ओह, ये क्यों तोड़ने गई साग? वहाँ स्कूल बच्चों को पढ़ाना क्यों, तो साग तोड़ना है? हाँ। एक मिनट ठहर जाओ भाई। ओ भाई, ये मैं सुन लिया ही। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਰਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੀ करने ਪਿਆ। देखिए हम सारी जिंदगी से ये देख रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर क्लास भी चल रही होती है, उस वक्त भी टीचर साथ बैठ के स्वेटर बुन रही होती है। जी हाँ। जी साहब, मगर ये गलत है, गलत बात है ये भी। ओ भाई वो तो गलत है, जी मगर जब फारिग हैं, कोई काम ही नहीं कर रही, कोई उनकी क्लास नहीं है, तो अगर वो चली गई है बाहर साग तोड़ने के लिए, आपने वो सुना ही होगा, हाय 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 नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी, जरा मुखनू इधर मोड़, नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये साग जो है ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। जी ये तो है। एक मिनट मजीद साहब, आप जरा चुप करें। आप बताइए बेबी, क्या हुआ, क्या मामला क्या हुआ, आप क्यों गई साग तोड़ने के लिए? होना क्या है जी, फारिग बैठे हुए थे हम लोग क्लास में, जब हमने देखा कि इतना खूबसूरत हरा भरा साग लहरा रहा है हवा में। वो भी बेटे बताओ जो ऊपर येलो कलर के फूल लगे हुए हैं। हाँ जी, वाह वाह। क्या बात कर दी आपने, वो तो मेरा फेवरेट कलर है। जी हाँ, बल्कि उस कलर के इन्होंने फिर बाद में 2 सूट भी सिलाए। लेकिन देखें ना, बात तो गलत ही है ना। आप अपने स्कूल के टाइम में स्कूल में पढ़ाने आती हैं, आप तनख्वाह उस बात की लेते हैं, आप साग तोड़ने की तनख्वाह तो नहीं लेते। एग्जैक्टली। बेटे आप भी बोलो, आप घर से लड़के आई हुई हो। मैं क्या बोलूं, मुझे मेरे खावंद ने कहा था कि आज शाम को सरसों का साग पकाना है। हाँ। मैं तो इसीलिए तोड़ने चली गई थी। ओहो, इसका मतलब है कि इस बच्ची के मुअत्तल होने में साग और सुहाग दोनों का किरदार शामिल। तो फिर हमारा वो जो बेटा है, दामाद हमारा, भाई हमारा, मुअत्तल होने के बाद उसके क्या ख्यालात हैं? वो कहते हैं कि जल्द से जल्द बहाल होके स्कूल जाओ, सारा दिन मेरे कान खाती रहती हो। तो क्या वाकई आप अपने हस्बैंड के कान खाती हैं? बेटा जितना माशाल्लाह कद है इस बच्ची का, ये लाजमन खड़े बंदे का कान खा लेती होगी। फरीद साहब प्लीज आप हमारी आवाज बुलंद करें। ओ बेटा वो फरीद साहब एंकर हैं या घुघू हैं? आवाज बुलंद बेटे, ये उन्होंने आपको जो शो में बुलाया है, ये हुक्मरान भी देख रहे हैं और सारे आपके महकमे के, हमारे एजुकेशन के जो करता धरता है वो भी देख रहे हैं। जी आप बस अपनी बेगुनाही पेश करें। आवाज उन्होंने क्या बुलंद करनी है, वो केड़ा साउंड वाली मशीन चलान रहे। जी यही तो मैं कह रही हूँ, हमने कोई जुर्म थोड़ी किया है। खवातीन जब फारिग बैठी होती हैं तो कोई ना कोई काम तो वो करती रहती हैं। जी जी, फारिग नहीं बैठती, कोई काम ना हो तो चुगलियां करती हैं। ओए ओ चुगलियां करने वाले खोते, तुम फजूल बात कर रहे हो। वो बच्चियां बेचारी देखो कितनी परेशान है। देखे फरीद साहब, ये थोड़ा सा अकल के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को भी। ये इतना कोई जुर्म नहीं बड़ा कर दिया बच्चियों ने। भाई ये गांव की जो खवातीन होती हैं ये इसी तरह करती हैं, ये खेतों से जाके अपनी सब्जी अपना दाना पानी लाती हैं। अगर ये बच्चियां बेचारी फारग बैठी हुई चली गई हैं इस काम के लिए थोड़ी देर के लिए, भाई अगर तो वो अपनी क्लास छोड़ के गई हैं या उन्होंने क्लास मिस की है, तो फिर तो आप उनको कोई सजा दें। ऐसे ही सिर्फ अगर आपने ये बताना है कि हम अफसर हैं और हम मुअत्तल कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह वारिस है। मजीद साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अफसरान को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए,
लेकिन साथ ही साथ इन खवातीन असातिज़ा को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो फारिग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है स्कूल में, तो वो बच्चों के करिकुलम के ऊपर, आई मीन निसाब के ऊपर काम करें, उनको कैसे पढ़ाना है इस चीज़ के ऊपर गौर व खौज करें। ये बात ठीक नहीं है कि वो फारिग वक्त में खेतों में चली जाए और वहां से साग तोड़ के लाएं। हाँ जी बिल्कुल। आई एम सॉरी बेटे, मैनू नहीं सी पता है बंदा साडे खिलाफ है। मजीद साहब, मैं तो कई दफा घर से सब्जी भी ले आती हूँ कि क्लास में बैठ के मटर निकालती रहूंगी। ये देखिए, ये पर देखिए, बेटा तू, तेन पता भी है सामने साफ ही बैठे ये तो बेटा कब्बे की खबर भी नहीं छोड़ते, अब क्यों उनके सामने मटर निकाल रही हो? हाय। बहरहाल फरीद साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात को तो बड़े प्यार मोहब्बत से देखना चाहिए, बड़ी मासूमियत से देखना चाहिए जी जी, कि खवातीन बेचारी जो हैं वो किस तरह मुशक्क़त के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करती हैं, अपने घरेलू मसाइल भी हल करती हैं, जी हाँ, अपने काम काज भी निबेड़ती हैं। इससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कोई बड़ा जुर्म नहीं कर बैठी ये बच्चियाँ। जी जी। अच्छा मजीद साहब, ये बताइए ये साथ कौन बैठा है आज? फरीद साहब ये भी टीचर हैं माशाल्लाह, अदील साहब। जी हाँ, अदील डोगर मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं जी। अच्छा, ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं? जी हाँ, और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है बच्चियां ਨੂੰ सियाही गूड़ी करके दे दे ये माशाल्लाह टीचर हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं। हाँ, तो वो ज़रा ये प्रोग्राम ख़त्म हो ले तो फिर आपसे इनके मुतल्लिक को बात करनी। नहीं आप बताएं बताएं, खैर है, क्या बात करनी है आपने? बाद में कर लेंगे, ज़रा कैमरे चल। अब बेफिक्र होके करें, ये ऑन एयर नहीं जाएगा। अच्छा बात ये है कि वो हुकूमत ने ऐलान किया है कि ट्रेनिंग के लिए टीचरों को बाहर भेजा जाएगा। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अदील डोगर साहब हैं, इनको भी अगर बाहर भेज दिया जाए तो ज़रा फैमिली सेट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने साथ वेल्डिंग का काम भी सीख लिया है। तो उधर ये ट्रेनिंग पूरी करके तो फिर उधर स्लिप हो जाएंगे। मगर उसके लिए तो ऐप के जरिए टेस्ट देना पड़ेगा, कामयाब होंगे तो फिर जाएंगे। देखें ये तो फिर ना भेजने वाली बात हुई ना, जबकि हुक्मरानों को मालूम है कि आजकल टेस्ट के हवाले से हमारी बदकिस्मती चल रही है। अब देखें ना, टेस्ट के हवाले से कितने कितने बुरे रिकॉर्ड बने हैं हमारे क्रिकेटर्स के। तो मैं समझता हूँ टीचर्स को भी टेस्ट से दूर रखा जाए। अच्छा, टेस्ट को छोड़े, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट के मरहले से तो इन्हें गुजरना पड़ेगा, वो मस्ट है। नहीं वैसे जो इन्हों की सेहत है, इन्हों 5-4 टेस्ट होने चाहिए। ओ मिस्टर, यू नो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। बायोलॉजी के टीचर है? और आप क्या समझ रहे हैं, बायोलॉजी के पैरामीशियम में? बहरहाल मजीद साहब, ये टेस्ट क्लियर करेंगे तो बाहर जा सकेंगे, वरना सिफारिश नहीं चलेगी। चलो यार, डोगर साहब नू छड्डो, इन्हां बच्चियां नू ते बहाल करा दियो। मैं इन्हां दी आवाज बन के आया यार, ये बच्चियां फिर ये ना कहण कि मजीद साहब तुहाडी आवाज ही नहीं निकलदी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। रमीज इब्राहिम का कहना है कि वो 7 मरतबा आलमी मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए 3 बॉडी बिल्डिंग जिम और गाड़ी भी फरोख्त कर चुके हैं। अच्छा जी, बहुत पहले शायर कह गया था कि नी मैं डरदी रब रब कर दी ते लोकी कहंदे छुई मोई छुई। कुछ डरते डरते बातें चंद करना चाह रहा हूं। नहीं यार, डरते डरते क्यों करना चाह रहे हो? डरते डरते इसलिए कि पता नहीं हुकूमत की कान पे जूं रिंगे के ना। मगर वो क्या कहते हैं कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बात तो हम करेंगे। अभी पिछले दिनों अरशद लदीम ने जो जाके तो ले या फेंक के तो गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरी दुनिया में हाला कराई, और पाकिस्तान में भी उसे बहुत ज्यादा पजीराई मिली। उसमें मैं समझता हूं कि एक ही वाक़े पर इस तरह दौड़ भज करके तो फिर एकदम सौ जाना जो है ना, उससे ऐसे लगता है, लोगों को महसूस होता है कि ये पॉलिटिकल यूज करते हैं। हुक्मरान हो या सियासतदान जितने भी उससे मिले गिले, ये वो वीडियोज, इनाम फलान टमकान, वो ऐसे महसूस होता है कि ये शायद
सारा सियासी स्टंट था सही बात। लीडरों का, हुक्मरानों का। वरना अगर पजीराई थी या खुशी थी दिल से, जी जी तो फिर हर मौके पे होनी चाहिए। ये बात ठीक बात। जो भी पाकिस्तानी नौजवान कोई इस तरह की अचीवमेंट हासिल करता है, उसको पजीराई उसी तरह मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं कई दफा ये बात करता हूं कि अगर हीरो की पजीराई नहीं होगी तो हीरो बनने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त। हीरो नहीं आएंगे आगे। हीरोज को सराहना चाहिए, उनकी पजीराई बड़ी जरूरी है, उनको अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। हाँ जी। तो अजीजी अब किसकी बात करना चाह रहे हो? यार मेरे शहर का बब्बर शेर है कि नू दस्तगीर भट्ट। बिल्कुल। आप अक्सर अखबार में उसकी खबरें पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप देखें कि उस नौजवान ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्राउन मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। फिर पाकिस्तान की मशहूर मारूफ पावर लिफ्टर सुहेल सिस्टर्स ने भी 15 सोने और 3 कांसी के तमगे जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। वाह। फिर आगे जरा सुनते जाएं। अब जी जी पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग की टीम ने रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाई और मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने 26 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 कांसी के तमगे हासिल किए। वाह जी हाँ। यानी मजमूई 36 मेडल जीते हैं। हाँ जी उस टीम ने। जबरदस्त। अच्छा, नू भट्ट जो है ये पहली बार कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इसने हिस्सा लिया अच्छा और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। क्या बात है। फिर नू दस्तगीर भट्ट 2022 के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनकाद जो है ना जी, ये जनूबी अफ्रीका के शहर सन सिटी में हुआ है। अच्छा। इन मुकाबलों में 75 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए हैं, 75 मुल्कों के, वाह। जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत, श्रीलंका, आयरलैंड, वेल्स, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और मेजबान जो है जनूबी अफ्रीका, सबकी टीमें शामिल थी। वाह जी वाह। उसमें यह बब्बर शेर जीत के आया है गोल्ड मेडल। वाह अजीजी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड आ गए, सारी दुनिया आ गई उसमें। जी जी जी। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट सुने। अच्छा। पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम खान ने लॉस वेगास अमेरिका में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स 2024 में बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वाह, बहुत खूब। क्या बात है। इस मुकाबले में दुनिया के 44 मुल्कों ने हिस्सा लिया, अच्छा जिनको हरा कर ये रमीज इब्राहिम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है जी। बहुत। इसके अलावा रमीज इब्राहिम ने प्रो कार्ड के साथ प्रोफेशनल एथलीट का एजाज भी हासिल किया। अच्छा वाह। ये तो हो गई इन लोगों की कारकर्दगी। हाँ जी बिल्कुल। अब इनकी जरा दुखी दास्तान भी सुन ले तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। हाय हाय। अजीजी, जब खुशी की खबर सुना रहे होते हो तो साथ दुखी दास्तान ना छेड़ा करो। हाय। ओ भाई जी सुनो तो सही, ये खुशी की खबरें किस तरह ये आई हैं। पहले थोड़े दुख हैं, बिजली इतनी महंगी है, दूध खालस नहीं मिलता, पहले दुख थोड़े दुख हैं। हाँ यार नू बट बिजली पे चलता है या रमीज इब्राहिम जनरेटर पे पोज करता है। सुनो तो सही है, बेचारे इतनी इतनी दूर इतने इतने बड़े एजाज हासिल करने के लिए इन्होंने किस तरह खज्जल खराबी की है इस मुल्क के अंदर, किस तरह बेचारे रुलते रहे हैं और फिर यहाँ पे पहुंचे। तौबा। नू दस्तगीर भट्ट से शुरू कर लेंगे। जी गुजरांवाला का ये नौजवान बेचारा अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपने वालिदैन की सपोर्ट की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा है। वाह। वाह वाह। वरना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इसके गोल्ड मेडल जीतने तक पाकिस्तान के किसी सरकारी अदारे को यह तौफीक भी नहीं थी कि इससे यही पूछ ले कि बेटा तुम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना चाहते हो। किसी ने नहीं पूछा। हमने पहले भी इसका जिक्र किया हाँ था। जी हाँ जी। हुकूमत को भी ये तौफीक नहीं हुई कि जो मुतल्लका अदारे हैं हाँ जी। या जो मुतल्लका लोग ताइनात हैं और इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, हाँ उनसे पूछें कि क्यों ऐसा हुआ, बिल्कुल। क्यों ऐसा हुआ। आपका एक इतना बब्बर शेर इंटरनेशनल बंदा जो है, हाँ जी आपको क्यों नहीं वो नजर आया। हाँ बिल्कुल। ये जरूर है कि जब कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया तो स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन वाले इसकी जान को आ गए कि ये लो चंद हजार का चेक हाय। और मीडिया को ये बयान दो
कि तुमने जो कुछ किया है वो हमारी वजह से किया। ओए, ओए। और आप हैरान होंगे कि इस एक पॉइंट के इख्तलाफ की वजह से नू दस्तगीर भट्ट जो है वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सका। और पाकिस्तान ओलंपिक्स मुकाबलों में एक और यकीनी गोल्ड मेडल जो है ना जी, वो खुश किया हमसे। और ना अरशद नदीम के साथ साथ नू दस्तगीर भट्ट भी अगर पेरिस में पाकिस्तान के कौमी तराने की गूंज में गोल्ड मेडल पहन लेता तो इसमें किसी का क्या जाता है। मगर नहीं करने दिया उसे, नहीं हिस्सा लेने दिया, नहीं जाने दिया कि तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया कि हमारी वजह से तुम ये सारा कुछ अचीव करके आए। बताएं। क्योंकि नू दस्तगीर जो है वो तो मीडिया को ये बताता है कि भाई जो कुछ भी है इसके पीछे उसके वालिद की ट्रेनिंग और कुर्बानी है। बस इतनी सी बात जो है ना जी, उस पर वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वालों ने नाराज होकर उसे इस इंटरनेशनल मुकाबले में नहीं भेजा, जहां वो अपनी रैंकिंग बेहतर बनाकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन मुझे एक दोस्त ने पहले ये सारी स्टोरी बताई हुई थी, इसलिए मुझे पता था कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वाले जो हैं वो कभी भी नहीं इसे जाने देंगे, क्योंकि ये लोग तो दूसरों की आग पे अपनी रोटी सेकना चाह रहे हो। भाई या पहले आग खुद जलाओ फिर उस पे रोटी सेको। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये लोग जो हैं ये अक्सर हमारी जो जितनी भी ये स्पोर्ट्स की फेडरेशन और ये वो बोर्ड शोर्ड हैं, ये देखते हैं कि कोई बच्चा बेचारा खुद अपने बलबूते पे अपने घर वालों की मेहनत से अपने पल्ले से पैसे खर्च के जब एक नाम बना लेता है या उस पोजीशन में आ जाता है कि वो कोई मेडल हासिल कर सकता है तो फटाफट जाके ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। सही बात है। आओ भाई जी ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ कि साडी वजह तो तुही ये सारा कुछ कीता है। बड़ी हाथ जोड़ के मैं तो इल्तिजा करता हूँ हुक्मरानों को कि ऐसे लोगों को पकड़ें, ऐसे लोगों की गर्दन दबोचें जो आपके मुल्क का नाम रोशन नहीं होने देना चाह रहे, जो इतने इतने खूबसूरत टैलेंट को दबा देते हैं, उनके साथ बड़ी सख्त ज्यादतियां करते हैं। इन लोगों को दबोचें, इनको निकाल बाहर फेंकें, ताकि आपका जैसे अरशद नदीम ने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। आप जरा याद करो ना कि क्या बल्ले बल्ले हो गई थी। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया जो है, अब तो सोशल मीडिया बता देते हैं कि कौन किस पोजीशन पे खड़ा है। तो अरशद नदीम जो था वो उन दिनों में टीसी पे खड़ा था। तो अगर ये 7 और बच्चे भी मिल जाएं चले जाते हैं तो भाई खुदा के लिए ऐसा ना करो। टैलेंट को दबाने की बजाय उसे अप्रिशिएट करो, उसकी मदद करो। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसी तरह रमीज इब्राहिम जो हैं 3 आलमी एजाज हासिल करने के बाद भी हुकूमत की तरफ से उनकी ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज अदारे ने उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू किया और वो दोबारा खेल में आ गए। देखिए ना जरा, रमीज इब्राहिम का कहना है कि वो 7 मरतबा आलमी मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए 3 बॉडी बिल्डिंग जिम और गाड़ी भी फरोख्त कर चुके हैं। जी हाँ, लेकिन किसी हुक्मरान ने, किसी सरकारी इदारे ने उनकी सरपरस्ती नहीं की। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि खुदारा ये जो ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड में जो अहदेदार बैठे हुए हैं उनकी स्क्रूटनी करवाएं ताकि अहल खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।